हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको हम ब्रॉडर थीम द कंपनी रूल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के जितने भी चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जा चुका है। यू शुड हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रीफ ओवरव्यू व्यू होनी चाहिए आपके पास जितने भी प्रीवियस एक्ट्स हुए थे, सो दैट एक कंटिन्यूटी में आपको एक स्टोरी समझ में आए। अदरवाइज आप हेयर एंड देयर मगअप करते रहेंगे। इतने फैक्ट्स हैं कि वो कंडेंस नहीं हो पाएंगे। सो यू नीड टू हैव एक कंटिन्यूटी। आपको पता होनी चाहिए कि ओके 70-73 से स्टार्ट होता है, देन 84 तक आते आते क्या चेंजेस होते हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो टुडे वी हैव रीच्ड अप टू 1833। हम 1833 तक पहुंच गए हैं। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थीम, आपको पता होना चाहिए। इसी पे सारा इस पूरे चार्टर एक्ट का जो डिस्कशन है इसी थीम पे है मेनली, नॉट ओनली। सो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसके क्या क्या हैं। So the first and foremost important feature of Charter Act 1833 is that it was the final step towards centralization in British India. Final step towards centralization in British India. This is the first and foremost important feature of Charter Act 1833. My dear friends, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट से क्लास स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 74 था वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। वहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्शंस, ऐसे इनिशिएटिव्स, एक्ट्स लाए गए थे दैट स्टेट्स दैट रिजेंबल्स, जो ये कहता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 70-74 का, वहाँ से एक सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी देखी जा सकती थी। एक सेंट्रल अथॉरिटी के क्रिएशन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70-74 से हो चुकी थी। और ये जो शुरुआत हुई थी ये अपने जेनिथ पे पहुंचता है कहाँ पे? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 थे। और यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को फाइनल स्टेप देखा जाता है कि भाई फाइनल स्टेप हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? फाइनल स्टेप क्यों? सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे आगे आने वाले प्रोविजंस में कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के क्रिएशन की बात की गई है। सेंट्रल अथॉरिटी के को क्रिएट किया गया है, एक्चुअली बात नहीं की गई है, जो कि ऑल इंडिया अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है, उसका एक नेचर ऑल इंडिया अथॉरिटी के रूप में है। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन हम यहाँ पे देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में कि कैसे एक सेंट्रल अथॉरिटी तो क्रिएट किया जा ही रहा है, साथ ही साथ हम एक लेजिस्लेशन को भी एक इम्पोर्टेंस देते हुए एक मतलब जो इस सेंट्रल अथॉरिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे रहे हैं कि दैट ओनली यू कैन लेजिस्लेट फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। क्लियर है ये? एक पहला फीचर सेंट्रलाइजेशन का क्या है कि हम एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं जिसका ऑल इंडिया अथॉरिटी होगा, जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है उन पे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सेंट्रलाइजेशन का? दैट हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को या फिर लेजिस्लेशन को सेंट्रलाइज कर दिया है। दैट इज जो हमने सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट किया है सिर्फ वही और वही, यानी एक्सक्लूसिवली वही अथॉरिटी लेजिस्लेट करेगी फॉर द इंटायर टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, एंड थर्डली, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है सेंट्रलाइजेशन का, सबऑर्डिनेशन, कंप्लीट सबऑर्डिनेशन। कंप्लीट सबऑर्डिनेशन, कंप्लीट सबऑर्डिनेशन किसका? गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था जब 70-74 से ही या 70-73 से ही जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां से सेंट्रलाइजेशन की जब व्यवस्था शुरू की गई
होगी तो ऑफ कोर्स जो अदर गवर्नर्स हैं उनका भी सबऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया होगा, कुछ ना कुछ उनके पावर्स को छीना गया होगा और जो एक हम सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट करते आए होंगे उनमें दिया गया होगा। बट यहाँ पे ये जो कंप्लीट सबऑर्डिनेशन देखा जा रहा है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का, क्योंकि 1833 आते आते बोला गया कि देखिए गवर्नर्स एंड जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको बोला गया कि उनका जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको छीन लिया गया। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया और इसको किसके अंदर वेस्ट कर दिया गया, जो एक हमने सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट की थी उसके अंदर। सो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर। सेकेंड फीचर है सेंट्रलाइजेशन का कि लेजिस्लेशन को या लेजिस्लेटिव पावर को हमने एक्सक्लूसिव कर दिया एक अथॉरिटी में जो कि सेंट्रल अथॉरिटी है। एंड तीसरा है कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सेंट्रलाइजेशन के और इसीलिए इसको बोला जाता है दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब एक एक करके हम सारे फीचर्स को देखेंगे। आपका ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और हो सकता है हम बार बार इस फ्लो चार्ट पे वापस भी आएंगे। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट फीचर। So the next feature is that it made Governor General of Bengal as Governor General of India and vested in him all civil and military powers. अभी हमने देखा पिछले स्लाइड पे, जैसा हम बार बार स्लाइड 1 पे चलते रहेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि इस एक सेंट्रल अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ जिसमें ऑल इंडिया टेंडेंसी थी और ये सेंट्रल अथॉरिटी कोई और नहीं, ये सेंट्रल अथॉरिटी हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई एकदम से नया अथॉरिटी नहीं क्रिएट कर दिया गया था, जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसी को क्रिएट कर दिया गया। किसमें? उसी को क्या किया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपग्रेड कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसमें जितने भी मिलिट्री एंड सिविल पावर्स थे उसको क्या किया गया? वेस्ट कर दिया गया। ऑफ कोर्स एक सेंट्रल अथॉरिटी हम बना रहे हैं तो उसको उतने पावर एडिक्वेट पावर्स भी देनी पड़ेगी। सो यहाँ से जो हमने नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ा था दैट इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो जो हमने सेंट्रल अथॉरिटी की बात की थी वो और कोई नहीं, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही था। क्लियर है ये? नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर। सो द नेक्स्ट फीचर इज कि लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first Governor General of India. Okay, so again come to the first slide. Central Authority of All India character, और Central Authority कौन हुआ? Governor General of India. And first Governor General of India कौन थे? Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Clear है ये? Okay. Just a minute. Yes. Now come to the next feature. The next feature is that the Governor General of India was given exclusive legislative power. A word exclusive is very important. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. Okay, the Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. It deprived the, again इसी के continuation में है, the Charter Act of 1833 deprived the Governor of Bombay and Madras presidencies of their legislative powers. ये चीज़ हमने first slide में discuss की थी. Now come to the first slide again. The first slide जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन,
तो हमने देखा, ये डिस्कस किया था हमने कि जो सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई थी उसमें उसको एक्सक्लूसिव पावर दिया गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन का। और हमने अभी देखा कि वो सेंट्रल अथॉरिटी और कोई नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया कि गवर्नर जनरल जो है इंडिया का, वो इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेट कर सकता है, कानून बना सकता है। मतलब सिंगल एक अथॉरिटी क्रिएट की गई इन टर्म्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाएगा। सिंगल एक अथॉरिटी पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाएगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन जेनिथ ऑफ सेंट्रलाइजेशन का इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता है। जो फीचर नंबर 4 में हमने दूसरा पार्ट देखा था कि दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने क्या किया कि जो जस्ट अ मिनट, यस, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। सो हमने जब स्लाइड 1 पे डिस्कस किया था कि कंप्लीट सबऑर्डिनेशन, तो वो पॉइंट यहाँ से रिलेट करता है कि अभी तक इस फीचर से पहले जो भी डिफरेंट प्रेसिडेंसीज थी उनके गवर्नर्स उन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंसीज के लिए लेजिस्लेट करते थे। लेकिन अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के आने से क्या हुआ कि हमने एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट कर दी है और इसको एक्सक्लूसिव पावर दे दिया है। तो साथ में इसके साथ ये भी हुआ कि जो उस समय के गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनके पास जो ये पावर था कि वो अपने प्रेसिडेंसी के लिए लेजिस्लेट कर सकते थे, उसको छीन लिया गया उनसे। मतलब उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने एक सिंगल अथॉरिटी क्रिएट की है जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेट करेगा। सो इस तरह से ये कंप्लीट सबऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे अदर अथॉरिटीज का टू द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप इट इज क्लियर। सो पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर। नाउ कम टू, यस, ये हमने देख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर. So next feature of Charter Act of 1833 is that the laws made under previous acts were called regulations and the laws made under this act were called as acts. इससे पहले जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट्स आए, लॉज तो वहाँ से भी बन रहे थे, पर उनको रेगुलेशंस कहा गया। और चार्टर एक्ट 1833 के ऑनवर्ड्स जो भी एक्ट्स बनेंगे उनको एक्ट्स कहा गया। कारण, क्योंकि इस एक्ट से हमने एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्रिएट कर दी है और हमने उसको एक स्टैट्यूटरी राइट दिया है टू लेजिस्लेट। ओके, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स दिया टू लेजिस्लेट, सो दैट एक सेंट्रलाइजेशन का हमें टेंडेंसी देखने को मिलता है। तो क्लियर है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो भी एक्ट्स बनेंगे अब एक्ट्स कहे जाएंगे, इससे पहले के जो भी एक्ट्स बने होंगे वो रेगुलेशंस कहलाते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर, सॉरी, यस। तो ये तो हमने सेंट्रलाइजेशन की बात देख ली। इतने सारे फीचर्स देखे जाते हैं सेंट्रलाइजेशन के। अब हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है। क्योंकि 1773 ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश क्राउन जो है कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। पिट्स इंडिया तक आते आते कंपनी ब्रिटिश क्राउन ने ये तक कह दिया कि जो कंपनी की टेरिटरीज हैं वो कंपनी की टेरिटरीज नहीं है, वो ब्रिटिश की टेरिटरीज है, ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। ठीक है, 1813 तक आते आते ब्रिटिश क्राउन को अपनी सोवर्निटी असर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, क्या करती है, इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पे अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। तो 1813 आते आते क्राउन को अपनी सोवर्निटी असर्ट करनी पड़ती है ऑन द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि आगे कंपनी का क्या होने वाला है। सो पहला फीचर कंपनी से रिलेटेड एंड सिक्स्थ फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, चार्टर एक्ट 1833 से कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको खत्म कर दिया गया और अब कंपनी के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रह गए थे। और ये एडमिनिस्टर भी किस तरीके पे करेगी, किस बेसिस पे करेगी,
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, कंपनी को अब सिर्फ एक ट्रस्ट के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट हम फीचर पढ़ेंगे जब देखेंगे, पहले देख लेते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं कि यस, कमर्शियल बॉडी खत्म कर दी गई, कमर्शियल फंक्शंस कंपनी के खत्म कर दिए गए और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और ये एडमिनिस्टर करेगी जो ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरीज हैं उनको एडमिनिस्टर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी यानी ब्रिटिश क्राउन। ओके, देखिए इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या हुआ, 1600 में जब कंपनी आई इंडिया में तो उसका एक ही काम था, कमर्शियल फंक्शंस, राइट। और ये कमर्शियल फंक्शंस और कमर्शियल एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ब्रिटिश क्राउन को खतरा दिखने लगा और एक समय आते आते ऐसा आया कि इसके कमर्शियल फंक्शन को ब्रिटिश क्राउन को ख़त्म करना पड़ा। रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की, तो ये तो हमने जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमने डबल गवर्नमेंट की बात की थी, वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम कि ओके, कमर्शियल फंक्शंस के अलावा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अदर फंक्शंस है लाइक पॉलिटिकल फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो कंपनी का ओरिजिनल कैरेक्टर था एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एज अ कमर्शियल बॉडी, उसी को क्या किया जाता है कि बताइए, खत्म कर दिया जाता है, इंड कर दिया जाता है और कंपनी का को एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में रिड्यूस कर दिया जाता है। और ये किस बेसिस पे एडमिनिस्टर करेगी, ट्रस्ट के बेसिस पे। किसके ट्रस्ट के बेसिस पे, ऑन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी कंपनी का अपना अब कुछ रहा नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर, इट इज अगेन रिलेटेड टू द कंपनी। That Charter Act of 1833 provided that the company's territories in India were held by it in trust of His Majesty, His heirs and His successors. ठीक है, हमने देखा कि 1784 आते आते ब्रिटिश क्राउन जो एजर्ट करती है कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो इंडिया में, वो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है। 1813 में क्राउन को एजर्ट करना पड़ता है अपनी सोवर्निटी, जो कंपनी की टेरिटरी है उस पे ब्रिटिश क्राउन को क्या करना पड़ता है, एजर्ट करना पड़ता है अपनी सोवर्निटी को। और 33 आते आते कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को हमने देखा ख़त्म कर दिया गया है, कंपनी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस दिए गए हैं। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में वो इसके पास है, वे आर हेल्ड बाय इट, इसके पास है। किस बेसिस पे, क्या कंपनी की का उस पे अथॉरिटी है, मालिकाना है? बिल्कुल नहीं। इट वाज हेल्ड बाय कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी किसके ट्रस्ट पे, क्राउन के ट्रस्ट पे। बेसिकली कंपनी को एक ट्रस्ट के रूप में रिड्यूस कर देता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज मेकिंग सेंस। Okay, now come to the next feature, and next feature is also an important feature related to your civil services examination. So wording and reading between the line both are very important and I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा। Now come to the next feature, that Charter Act of 1833 attempted, mind this word को आप highlight करेंगे, attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. My dear friends, till then इंडियंस वेर बार्ड, इंडियंस यानी इंडियंस तो वर्ड ही नहीं होता था, नेटिव्स वर्ड यूज किया गया था प्रीवियस चार्टर एक्ट में, यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनके लिए। तो नेटिव्स को बार्ड किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में। बट यहाँ आते आते एक अटेम्प्ट किया जा रहा है इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल services, not only civil services but also in general administration. Okay, in general administration. Okay, क्योंकि चार्टर एक्ट 3033 के थ्रू अटेम्प्ट किया गया ताकि जो इंडियंस हैं उनको भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिले, वो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेस होल्ड करें, ठीक है, उनका भी
असेंबल हो, वो भी अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में घुले मिले। सो यहाँ से अटेम्प्ट किया गया इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज या इन जनरल टर्म इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कहा गया कि भाई जो सिविल सर्विसेज है उसका कंपटीशन ओपन किया जाए, ओपन कंपटीशन के थ्रू एग्ज़ाम उनका रिक्रूटमेंट लिया जाए और ये इंडियंस के लिए भी ओपन किया जाए। बट इस प्रोविज़न को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने हेविली इसको अपोज किया गया, जिसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सो ये अटेम्प्ट यहाँ से जो ओपन कंपटीशन का शुरुआत हुआ, जो बातचीत हुई, उसकी अटेम्प्ट जो है वो यहाँ से लिया गया था, स्टार्ट अटेम्प्ट किया गया था 1833 में। और हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है वहाँ पे फाइनली इसको इफेक्चुएट किया जाता है। एंड 1854 में मकौले कमेटी बनाई जाती है एंड दिस इज द कमिटी फॉर इंडियन सिविल सर्विस। होप इट इज क्लियर है। ये 1833 के चार्टर एक्ट से अटेम्प्ट लिया जाता है, बट ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको इफेक्चुएट नहीं किया जाता है। बट 1853 के एक्ट में इस प्रोविज़न को इफेक्टिव किया जाता है एंड 1854 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको मकौले कमेटी कहते हैं और ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए था। ये आपके यूपीएससी में हिस्ट्री में भी पूछा हुआ है और ये आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों में ये आता है। सो दिस इज अ आस्क्ड क्वेश्चन, ये पूछा हुआ सवाल है मकौले कमेटी किसके लिए है। सो मकौले कमेटी बेसिकली इज रिलेटेड टू इंडियन सिविल सर्विस। इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1854 फॉर द इंडियनाइजेशन और गिविंग इफेक्ट टू द सिस्टम ऑफ ओपन competition for the selection of civil servants in India. So I think we have reached, yes we have reached the end. So I hope it is clear to you. So next class में हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। दैट विल बी द लास्ट चार्टर एक्ट इन द सीरीज ऑफ दिस डिस्कशन। उसके बाद हम काउंसिल एक्ट्स पे शिफ्ट करेंगे। होप ये डिस्कशन वर्थ इट है, आपको सेंस बन रहा है। अब प्लीज़ एक कंटिन्यूटी में सुनिए इसको और नोट्स बनाइए। यू नीड टू लर्न हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। जस्ट बेयरली रीडिंग द वर्ड्स विल नॉट हेल्प यू much. So this is my entire effort towards this series. Till then, take care.